नमस्कार। भारत अपनी सुरक्षा, अपनी सिक्योरिटी के बारे में सोचता कैसे है? ये सवाल बहुत बड़ा है और इसका जवाब आज में नहीं बल्कि इसके हजारों साल पुराने इतिहास में छिपा है। तो चलिए आज इसी स्ट्रेटेजिक डीएनए को डिकोड करते हैं। सोचिए जरा, कोई भी देश युद्ध और शांति के बारे में आखिर सोचता कैसे है? हर देश का ना अपना एक खास स्ट्रेटेजिक माइंडसेट होता है, एक नजरिया होता है। तो सवाल ये है कि भारत का वो नजरिया क्या है? आइए पता लगाते हैं। तो इसी माइंडसेट को कहते हैं स्ट्रेटेजिक कल्चर। आप इसे किसी देश का स्ट्रेटेजिक डीएनए भी कह सकते हैं। और देखिए, ये सिर्फ नीतियां या हथियार नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा गहरी चीज है। ये वो अदृश्य, वो इनविजिबल सोच है जो तय करती है कि कोई देश मुश्किल हालात में एक खास तरह से ही क्यों रिएक्ट करता है। तो सवाल ये है कि ये रणनीतिक संस्कृति, ये स्ट्रेटेजिक कल्चर आखिर बनती कैसे है? देखिए, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो सिर्फ फौज या जंग के मैदान में पैदा होती है। नहीं, ये तो किसी देश के पूरे इतिहास, उसकी संस्कृति, उसके समाज, इन सब की एक मिली-जुली देन है। मतलब इसकी जड़ें बहुत बहुत गहरी होती हैं। तो फिर भारत की सोच की जड़ों को समझने के लिए हमें समय में थोड़ा पीछे चलना होगा। आज हम भारत का जो नक्शा देखते हैं, एक तय बाउंड्रीज वाला देश, वो असल में देखा जाए तो काफी नया है। हजारों सालों तक भारत एक सभ्यता, एक सिविलाइजेशन तो जरूर था, लेकिन एक तय सीमाओं वाला देश जिसे हम नेशन स्टेट कहते हैं, वैसा नहीं था। तो कई चीजों ने मिलकर भारत की सोच को गढ़ा। पहला तो है भूगोल, मतलब एक तरफ हिमालय के पहाड़, दूसरी तरफ समंदर। इन्होंने भारत को दुनिया से काफी हद तक अलग थलग रखा। फिर पॉलिटिकल यूनिटी की हमेशा कमी रही। हाँ, कौटिल्य के अर्थशास्त्र जैसे महान ग्रंथ तो थे, लेकिन कोई एक पूरे भारत की मिलिट्री स्ट्रैटेजी कभी नहीं बन पाई। और इन सबसे ऊपर बौद्ध और जैन धर्म की जो अहिंसा की सोच थी, उसने युद्ध को हमेशा हमेशा ही आखिरी विकल्प माना। तो इन सब का नतीजा क्या निकला? एक ऐसी मानसिकता बनी जो स्वभाव से बाय नेचर मिलिट्री फर्स्ट वाली नहीं थी। लेकिन फिर अंग्रेज आए और उन्होंने आकर भारत के पूरे स्ट्रेटेजिक गेम को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। अंग्रेजों ने क्या किया? उन्होंने एक मॉडर्न स्टेट का पूरा ढांचा खड़ा किया। मतलब तय सीमाएं बनाई, एक नेशनल प्रोफेशनल आर्मी तैयार की, पूरे देश के लिए एक जैसा कानून बनाया। लेकिन सबसे बड़ा बदलाव था मिलिट्री पावर का सरप्लस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहली बार भारत के पास इतनी सैन्य ताकत थी कि वो उसे अपनी सीमाओं के बाहर भी इस्तेमाल कर सकता था। ये एक बहुत ही फंडामेंटल शिफ्ट था। अब बात आती है आज़ादी की, और आज़ादी के बाद आए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिनकी सोच ने आने वाले कई दशकों तक भारत की स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन को तय किया। नेहरू का जो दौर था ना, वो एक बुनियादी टकराव का दौर था। आप देखिए, एक तरफ थे उनके आदर्श, नॉन अलाइनमेंट, गुटनिरपेक्षता, और ये विश्वास की मॉरल पावर मिलिट्री पावर से कहीं बढ़कर है। और दूसरी तरफ थी दुनिया की कड़वी हकीकत, कोल्ड वॉर का जमाना, बंटवारे का दर्द, और पड़ोस में एक बहुत ताकतवर चीन का उदय। ये दोनों चीजें एक दूसरे से बिल्कुल अलग थीं। उनके अपने चचेरे भाई ने जो कहा, वो नेहरू जी के वर्ल्ड व्यू को बहुत साफ कर देता है। वो मानते थे कि दुनिया के बाकी लोग भी उन्हीं की तरह अच्छे, ईमानदार और निस्वार्थ हैं, कि दुनिया तर्क और अच्छी नीयत से चलेगी। लेकिन इस आदर्शवाद की बहुत जल्द एक बहुत कड़ी परीक्षा होने वाली थी। और फिर देखिए, संकट गहराता ही चला गया। 1947 में आज़ादी मिलते ही कश्मीर पर पहला युद्ध। फिर 1950 में चीन ने तिब्बत पर कब्जा कर लिया, जिससे भारत के सामने एक नई अनसुलझी सीमा खड़ी हो गई। 1959 में दलाई लामा भारत आ गए तो तनाव और बढ़ गया। और फिर आया साल 1962, जब हकीकत ने दरवाजे पर एक बहुत जोरदार दस्तक दी। इस युद्ध में हार के बाद नेहरू जी ने खुद माना कि हमारे दिमाग में एक झुकाव था कि चीन हम पर हमला नहीं करेगा। सोचिए, ये एक कितनी बड़ी स्ट्रेटेजिक मिस कैलकुलेशन थी। 1962 की हार सिर्फ एक जंग की हार नहीं थी, ये एक ऐसा राष्ट्रीय सदमा था, एक नेशनल ट्रॉमा था, जिसने भारत की सोच को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो फिर इस दौर की विरासत क्या रही? व्हाट वाज द लेगेसी? और इसका असर आज भारत के स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस पर कैसे पड़ता है? तो देखिए, ये एक मिलीजुली विरासत थी। एक तरफ नीति बनाने के लिए मजबूत इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स की कमी रही, दूसरी तरफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग में इतिहास और भूगोल की समझ का अभाव दिखा, और हां, मजबूत रक्षा नीति के बजाय इकोनॉमिक और फॉरेन पॉलिसी पर ज्यादा जोर दिया गया।
ये वो पैटर्न हैं जिनका असर आज भी कहीं ना कहीं भारत की सोच पर दिखता है। और ये सारी बातें हमें आखिर में एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर खड़ा करती हैं कि क्या किसी देश के सबसे ऊंचे, सबसे पोषित आदर्श ही उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजिक वीकनेस भी बन सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद भारत आज भी तलाश रहा है।